today I am Mr. Vatar. I am with topic this chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है that is my part electrostatic potential. तो इसमें जो टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं that is my first topic इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल. एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. एंड द अनदर वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. थर्ड टॉपिक हमारे रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी. उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम. टू चार्ज सिस्टम की वजह से दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी व्हाट विल बी दैट ऑन विच फैक्टर्स दैट एनर्जी विल डिपेंड. तो उसके बाद है थ्री आपके चार्जेस सिस्टम्स होंगे, उनकी वजह से क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जीज होंगी उसके बारे में. फिर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है व्हाट इज दैट वैल्यू और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट. तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, है ना. तो चलते हैं यहाँ पे. ये चैप्टर आपका टॉपिक फर्स्ट है दैट इज माय पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल. तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया डाइपोल की वजह से, वैसे ही आपको क्या करना है पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना है. तो आपको एक डाइपोल ले लेना है. डाइपोल का आपको पता है कि दो चार्जेस अगर कैसे हो, जैसे माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है और दोनों एक दूसरे से जो डिस्टेंस है 2l उस पे सेपरेटेड है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल, है ना. अब क्या होगा, इससे मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे रेंडम आप ले लेंगे, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी जिसपे मुझे पोटेंशियल निकालना है और वो पोटेंशियल होगा हमारा वीपी. द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल विल बी वीपी होगी हमारी. तो अब आप देखते हैं कि इस पे कितना पोटेंशियल रहेगा हमारा. तो इसमें जैसे लिखना होता है, जैसे थ्योरी में आप लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे, क्या लिखना है, वी हैव ए डाइपोल whose dipole moment is p. डाइपोल मोमेंट है ना, और उस डाइपोल मोमेंट p की वैल्यू क्या होगी 2ql. इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसको आप दे देंगे, है ना. तो दैट डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट विल बी 2ql, p की वैल्यू जो हमारी रहेगी. उसके बाद हम इसमें करते हैं, आप इसमें क्या लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे पोटेंशियल. किसकी वजह से, आप सीधा लिखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल, है ना. अब थोड़ा सा पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज, और चार्ज भी कौन सा, प्लस क्यू. डाइपोल का जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से आपका पोटेंशियल. तो हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू से जो ये पी पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है r1, और जो माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है आपकी सीधी सीधी डिस्टेंस जो रहेगी आपकी दैट इज माई r2. तो आपका फॉर्मूला कैसे जाएगा, आपको हमने पहले ही करवा रखा है पॉइंट चार्ज की वजह से, क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल. तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल रहता है वो कितना रहेगा, तो हम पहले मान लेते हैं दैट इज माई v1, क्योंकि इसको मैं फर्स्ट चार्ज अगर मानू, q को प्लस q जो है अगर मैं इसको फर्स्ट चार्ज मानता हूं तो दैट इज माई v1. तो v1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एंड दैट चार्ज q, है ना, और डिवाइड बाय क्या r, मतलब उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि हमारी कितनी है r1 है. तो इसको लिख लेते हैं. इसके बाद क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम पोटेंशियल. किसकी वजह से लिखेंगे ये पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज. कौन से वाला चार्ज बचा हुआ है, दो ही चार्ज सिस्टम है यहाँ, तो माइनस क्यू बचा हुआ है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू. किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे. तो पी पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसको मैं मान लेता हूं दैट पोटेंशियल इज माई v2. तो ये भी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब की बार माइनस क्यू लिया जाएगा. हमने बता रखा है व्हेन वी कंसीडर दैट चार्ज इज नेगेटिव तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी ऑलवेज नेगेटिव, और दिस कैरी करता है साइन को. मैंने पहले ही बताया था कि जब आप पोटेंशियल लिखते हो तो चार्ज के साथ उसका साइन लिखना जरूरी है, आप जरूर मेंशन करें. और डिवाइड बाई वो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ली हुई है आपने r2, फिगर में देख लेंगे माइनस क्यू चार्ज से p पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दिस इज माई r2. तो आपका ये चार्ज होगा
जो चार्ज होगा माइनस क्यू, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी माई V2। अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल, क्योंकि और तो चार्ज नहीं है, दो ही चार्जेस हैं। नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल किस पॉइंट पे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, P पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा दैट विल बी माई V, और वो इनके V1 प्लस V2 के सम के बराबर रहेगा हमारा। सिंपल है, बता रखा है पहले ही कि नेट पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज द टोटल, इज द पोटेंशियल algebraic sum of all the potential due to the other charges या सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जितना टोटल अलग अलग पोटेंशियल होता है उन सबका सम होता है, उस पे नेट पोटेंशियल आपका। तो V कितना आएगा आपका यहाँ से, तो V इज इक्वल टू आएगा V1 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, और माइनस प्लस के साथ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये माइनस Q डिवाइड बाई कितना R2। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना, आप Q को कॉमन ले लीजिए और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी क्या ले लीजिए कॉमन, तो ये बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। तब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले से ही मान रखा है, P इज इक्वल टू 2QL को, जो डाइपोल मोमेंट है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको हमने मान रखा है पहले। तो ये एक नॉन इक्वेशन हुई बहुत ही, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आपका 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, यहां तक हुआ हमारा, और यही हमें फाइंड आउट करना है नेट पोटेंशियल, लेकिन R1 और R2 की फॉर्म में नहीं करना है, R की फॉर्म में करना है। तो अब हम R1 R2 और R का एक रिलेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, उसके बाद हमारा हो जाएगा। इसी फिगर को आप देख लीजिए, ये जो फिगर हमने बनाई है इसमें ये डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, तो यहां से प्लस Q से मैं क्या कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं 90 डिग्री पे, यहां से है ना, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो परपेंडिकुलर आप देखेंगे इसको, अगर मैं मिड पॉइंट को O मान लेता हूं, ये O है हमारा, और यहां से इस जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है ये हमारा क्या है, N है ना। तो और ये डाइपोल आपका A और B हो जाए, तो हमारे पास जो यहां से रिलेशन आता है। अब हम क्या करते हैं, जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना P, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से रहती है फिगर में, तो ये जो एंगल है R के और P के बीच का थीटा है, तो इस तरीके से फिगर दोबारा बना लेते हैं। किस तरीके से फिगर बनेगी, जैसे मान के चलिए ये डाइपोल है, तो ये हुआ आपका प्लस Q, ये है आपका माइनस Q, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से थीटा एंगल बनाते हुए R है, और यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है आपकी, ये कितनी है R1, तो आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला है इस तरीके से 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है हमारा, ये जो थीटा आपने लिखा हुआ है, अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, ये मैंने क्या माना अभी अभी O, ये कितना है हमारा B, और ये कितना है N, तो जो ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, O B और N, अगर इसमें मैं क्या लिखता हूं, मैं इसमें लिखता हूं कोस थीटा, ट्राइंगल है और ट्राइंगल भी कौन सा है 90 डिग्री है, राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर क्या लिखें कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है आपका बेस, और डिवाइड बाई क्या होता है हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो आप इसमें देखेंगे, और ये डिस्टेंस कितनी है 2L का हाफ कितना होगा L, तो यहां से आपका जो आएगा आएगा बेस होगा O और N, और हाइपोटेनस होगा O और B। तो आप यहां से अगर देखेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू O से N की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस O से N, तो O से N को O से N ही रखेंगे, O और B हाफ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का हाफ मतलब L, तो ON इज इक्वल टू आ जाएगा आपका L cos थीटा। अब ये हो गया हमारा ON की वैल्यू, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है साथ के साथ। आप क्या देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हम लोग जो देखते हैं ये जो R1 है और ये डिस्टेंस है दोनों बराबर है, मतलब ये P है आपका, है ना, तो N से जो P की डिस्टेंस है वो आपकी R1 के बराबर है, यही लॉजिक है। कहां से, N से P की डिस्टेंस कितनी है R1, तो आप देखेंगे
टोटल डिस्टेंस जो r है ना, r कहां से कहां तक है, O से n प्लस n से p, यही होगा बिल्कुल एकदम से, क्योंकि ये OP है और OP क्या है अब हमारा r होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से r इज इक्वल टू कितना, ON और n से p, ON मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया कितना, L cos थीटा प्लस NP, और मैंने अभी बताया आपको NP किसके बराबर है, R1 के बराबर है, तो यहां से R1 निकाल लेंगे, तो R1 किसके बराबर आएगा, R माइनस L cos थीटा, और इसी बेसिस पे सीधा सीधा R2 लिखा जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली क्या होगा, in the same way R2 will be R plus L cos theta, that will be my R2, और R1 और R2 की इन्हीं वैल्यूज को आप क्या करेंगे, किसमें पुट कर लेंगे, R1 की और R2 की इन्हीं वैल्यूज को आप जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है उसमें आप पुट कर लेंगे। तो हमारा क्या है, अब आप वैल्यू आपने निकाल ली है R1 और R2 की मैथमेटिक्स लगा के, तो एक्सप्रेशन तो हम यहाँ इक्वेशन 2 में रख के आए थे, जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज इन इक्वेशन 2, तो हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो उसी तरीके से हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज माई V इज इक्वल टू Q अपॉन में कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, साथ में 1 अपॉन R1, मैंने पहले बताया था R1 कितना है, R माइनस L cos थीटा, और माइनस के साथ 1 अपॉन R2 क्या रहेगा, R प्लस L cos थीटा। तो इनको आप मैथमेटिक्स से किसी ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे कर सकते हैं इक्वेशन 2 के बाद। किस तरीके से, किस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, जो हमने लिया था ट्राइंगल OBN, तो OBN में क्या cos थीटा इज इक्वल टू ON बाई OB, फिर से यहाँ ON की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर लेंथ को देखेंगे कि जो R है ना टोटल वो ON और NP के बराबर है, तो हमें तो NP फाइंड आउट करना है, ON की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ से केवल इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ से आप V फाइंड आउट कर लेंगे। V आसान है, अब V इज इक्वल टू कितना आएगा, ये Q अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नोट, साथ में एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा R माइनस L, साथ में कौन cos थीटा, और साथ में ये R प्लस L और कौन cos थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। R से R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव, तो V इक्वल टू कितना आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये बचेगा L cos थीटा और L cos थीटा, तो कितना होगा, दो टर्म सिमिलर है तो 2L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है हमारा, पढ़ रखा है आपने 6, 7, 8 में, A प्लस बी मल्टीप्लाई में A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A क्या है हमारा R, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, हमारा ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा यहाँ से। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, तो V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, साथ में 2L को यहां लिख लेते हैं Q के साथ, वहां क्या बचेगा cos थीटा और डिवाइड बाई कितना केवल R स्क्वायर। अब इसके सामने क्या लिखना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया था, हमने सिंपल लिखा था कि R तो बहुत ही ज्यादा लार्ज है कंपेयर टू क्या L, तो R स्क्वायर तो और भी ज्यादा लार्ज होगा कंपेयर टू L स्क्वायर, इसलिए ये जो R स्क्वायर वाली टर्म है ना, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट होगा किसके R स्क्वायर के, इसलिए इस पूरी टर्म की जगह हमने क्या कर लिया मैथमेटिकली L क्या होगा, L तो बहुत छोटी डिस्टेंस है किसकी कंपेयर में R की, तो L स्क्वायर तो और बहुत छोटी डिस्टेंस होगी किसकी कंपेयर में R स्क्वायर की कंपेयर में, इसलिए इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से, किस एक्सप्रेशन में से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में से इस टर्म को L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाता है R स्क्वायर के, तो यही एक्सप्रेशन है। इक्वेशन फर्स्ट में ये क्या है डाइपोल मोमेंट, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, V इज इक्वल टू आएगा कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट P cos थीटा और डिवाइड बाई R स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल हुआ ना हमारा, तो ये वो होगा, तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट P cos थीटा डिवाइड बाई कितना R स्क्वायर, P क्या है
भाई v तो पोटेंशियल हुआ, p क्या है आपका डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, थीटा क्या है थीटा, थीटा r और p के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन r एंड p, r किधर था भाई, r यहां से मिड पॉइंट से इधर की तरफ था r, वेक्टर r इधर, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर थी इधर p, तो ये थीटा वही तो था। ये जरूर याद रखना एक्सप्रेशंस में, थीटा क्या है r और p के बीच का एंगल, और p आपको बता रखा है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की हमेशा। तो ये हुआ हमारा। उसके बाद आर, आपको पता है मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की, उसको ही आर बोला गया है। तो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन में v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 किसके आर स्क्वायर के, जबकि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पावर के था आर की पावर 3 के। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पावर 3 होता है और आपका पोटेंशियल पावर 2 पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यही था। अब इसमें क्या पूछा जाता है, दो चीजें हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट है ना, जैसे हमने अभी अभी पोटेंशियल निकाला, तो v इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, और साथ में कौन कोस थीटा, और डिवाइड बाय कितना आर स्क्वायर। अब अगर एक्सियल एक्सिस पे पूछे आपसे, है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस में अलग अलग किया हुआ है, लेकिन यहाँ अलग नहीं है, हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब की बार थीटा का निकाल तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, उसको अलग मेथड से किया और इसको थोड़ा सा अलग मेथड से किया है, ये मैथमेटिक्स को इजिएस्ट बनाने के लिए कि कितना इजी हम बना सकते हैं, है ना। तो कंसेप्ट जितना आसानी से समझ में आ जाता है मैथमेटिक्स को, उसी तरीके से हम टिल्ट कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हुआ, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा r स्क्वायर, एक्सियल एक्सिस के उसमें देखिए, एक्सियल एक्सिस का मतलब क्या है, डाइपोल ये रहा इस तरीके से, तो ये हुआ माइनस क्यू, ये हुआ प्लस क्यू, r किधर है यहां से इधर की तरफ होगा, ये रहा r, तो r की जो डायरेक्शन है वो किधर है मिड पॉइंट से इधर, और p की भी डायरेक्शन किधर होगी, p की भी डायरेक्शन इधर ही होगी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस वैल्यू में ये सिचुएशन जो है इसमें थीटा कितना रहेगा आपका 0। अरे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर ही है ये भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, है ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जब 0 है तो थीटा कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री रहेगा। तो पोटेंशियल कितना आएगा, v इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 क्या होता है 1, cos 0 आपका 1 रहेगा, है ना, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है आपका, तो डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर, तो इसको 1 लिखेंगे तो v कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो दैट इज माई पोटेंशियल एट एक्सियल एक्सिस। तब इक्वेटोरियल एक्सिस पे देखते हैं तो क्या होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब क्या, इस वाली डायरेक्शन में, तो ये r हुआ हमारा, p किधर होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो r ऊपर की तरफ है, p इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का जो थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो पोटेंशियल क्या आएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर, cos 90 क्या होता है 0, cos 90 0 होगा, इसलिए पोटेंशियल क्या होगा आपका 0। तो आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि डाइपोल की जो इक्वेटोरियल एक्सिस है ना उस पे पोटेंशियल क्या है, तो डाइपोल की जो इक्वेटोरियल एक्सिस होगी उस पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, और डायरेक्टली पता भी चल जाता है जब आप देखते हैं ना यहाँ से इस तरीके से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस सेम, और अपोजिट चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, बाकी टर्म सेम, तो दोनों दोनों के दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को क्या कर देंगे 0, तो नेट पोटेंशियल क्या रहेगा 0। उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज माई इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। 1 मार्क्स के लिए यहां से बहुत आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1 मार्क्स में इसको इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज कि देयर इज ए सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम। मतलब क्या, इक्विपोटेंशियल का मतलब है सेम, इक्यू का मतलब क्या सेम, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, और सरफेस का मतलब कोई सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड माय इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है,
एग्जाम्पल हमारा इस तरीके से है, जैसे सपोज करिए मेरे पास एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज जो हुआ हमारा, उससे मैंने आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल देखा, देखेंगे हम खुद कितना होगा, 1 अपॉन पॉइंट चार्ज की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो चार्ज क्यू और डिवाइड बाई कितना आर, इतना हमारा पोटेंशियल होता है वी इस पॉइंट पे, है ना, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा। तो यहां से दूसरी डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल देखे तो क्या आएगा, वो सेम आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू डिवाइड बाई आर। इसी से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल देखे तो क्या आएगा, सेम आएगा बिल्कुल। आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल देखे तो क्या आएगा, सेम आएगा बिल्कुल। इन सारे पॉइंट्स को मिला करके अगर मैं एक सरफेस खींच देता हूं तो उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, तो इसको बोला जाता है दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कोई स्फेरिकल सरफेस है, किस तरीके का, स्फेरिकल सरफेस। तो पूछा जा सकता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इसी तरीके से आपका एग्जांपल दूसरे वाला है, सेकंड एग्जांपल दैट इज माई, कि एक वायर है आपके पास, है ना, मानो जैसे हमने किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, तो इस वायर की वजह से कोई भी सिलेंडर आप कंसीडर कर लीजिए, तो सिलेंडर के जो ये कर्व्ड वाला आपका सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, तो जो कर्व्ड सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरीके का कर्व्ड सरफेस भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका होगा। तो लॉन्ग वायर की वजह से या वायर की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है दैट इज शेप ऑफ दैट सरफेस इज सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से वो स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल शेप का रहेगा आपका, है ना। तो ये है। अब क्या होगा, दूसरा पॉइंट है, पूछा जाता है अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नहीं, आप याद रखेंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी वजह से जो डायरेक्शन होगा जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे सपोज करिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कोई दूसरे वाला आपका, तो जहां जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसी तरीके से हमने फील्ड में भी बताया था, फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस में भी ये बताया था कि दो फील्ड लाइंस आपस में क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज एट दैट इंटरसेक्ट पॉइंट देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स और डायरेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, है ना, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप देखें इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड लाइन के बीच का स्पेसिंग क्या रहे, स्पेसिंग क्या रहे, कम, और यहां स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहां जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे, पास पास होंगे, जबकि जितना फील्ड लाइंस दूर जाएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दैट विल इंक्रीज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। और हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है अगर V1 है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो V2 है, और इनका इसी तरीके से V3 जो भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इधर दिख रही है, तो ये पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम, और वैल्यूज ऐसे ही क्या करती जाएंगी, डिक्रीज करती जाएंगी। इसका मतलब सीधा है, क्या रहेगा, इसका मतलब सीधा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इसमें एक पॉइंट और आता है आपका, जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे सपोज करिए ये आपका पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
तो इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए और इसी पे एक पॉइंट दिया हुआ है क्या, बी, है ना। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है आपका, बी है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी ए, और यहाँ जो पोटेंशियल है वी बी। और इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन से वी ए किसके बराबर है, वीबी के, है ना। यही तो है आपका। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने, वी ए, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान लिया, वीबी। बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, इफ एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, वी ए बराबर कितना, वीबी। तो इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता है, अगर आपने लिखा है डेल वी इज इक्वल टू, तो कहां से कहां तक ले जाने में, मैंने एक चार्ज है क्यू नोट, मैं उसको कहां से ले गया, ए से बी तक, तो वर्क डन कराना पड़ेगा कहां से, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। किस चार्ज को लेके गया मैं, क्यू नोट चार्ज को। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई कितना, क्यू नोट। लेकिन ये दोनों तो क्या है, दोनों इक्वल है, तो वी बी भी क्या है, वी ए, तो वी ए माइनस वी ए क्या, जीरो। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई कितना, क्यू नोट, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे क्यू नोट के साथ, तो वर्क डन कहां से, ए से बी तक जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, जीरो। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है क्या, कि वर्क डन, है ना, टू ट्रांसफर ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। फिर याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर, आपको इसको भी याद रखना है, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में 90 डिग्री पे होगा, सरफेस के 90 डिग्री या नॉर्मल या परपेंडिकुलर रहेगा आपका। तो आपको ये भी याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हाइयर से लोअर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी हमारी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में याद रखने हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जांपल्स क्या हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ उसकी डायरेक्शन रहेगी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी, है ना। बहुत आसान है ये, बस याद रखना होता है, ये डेराइव करना नहीं आता, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल्स जरूर बनते हैं। ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी, इस पे पक्का पक्का कहीं ना कहीं आपको जो न्यूमेरिकल होता है वो उस तरीके का न्यूमेरिकल होता है कि आपको जरूर मिल जाता है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आपने देखा कि मैं क्या करता हूं, इसके डेरिवेशन के लिए मैंने मान लिया कि हमारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो यहां से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खींचते हैं। तो कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, उसमें मैंने क्या किया, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्यू नोट चार्ज को, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्यू नोट चार्ज को कहां तक लेके आया, यहां तक। मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, V1, और इसका पोटेंशियल कितना है, V2। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है E, जो कि इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब ध्यान से समझिए आप, यहां पे जब ये क्यू नोट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये टेस्टिंग चार्ज है क्यू नोट, पहले ही बता रखा है। टेस्टिंग चार्ज क्यू नोट पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रहता है हमारा, है ना, अब से पहले भी हमने किया हुआ है इसको। तो यहां से V1 से V2 तक ले जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा, dr। अब ध्यान से देखेंगे आप, E की जो E इस डायरेक्शन में है, तो E का जो कंपोनेंट लेंगे आप dr की डायरेक्शन में, वो कितना होगा, E का कंपोनेंट r की डायरेक्शन में ले रहे हैं या dr की डायरेक्शन में ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो E cos थीटा। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, इधर इसके परपेंडिकुलर E sin थीटा।
तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड हुए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो जिसकी वैल्यू है E cos थीटा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट किधर कराया, इधर, तो डिस्प्लेसमेंट जिधर है अगर उसी डायरेक्शन का फोर्स लेंगे तो वो वर्क डन देगा, अगर उसके परपेंडिकुलर लेंगे, देखिए ध्यान से, फोर्स किधर, इस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर इसके साथ में किसकी मल्टीप्लाई कर लूं, क्यू की, तो ये फोर्स आ जाएगा फिजिकल टू क्यू नॉट ई। फोर्स मैंने पहले बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है उस पे फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है ये E cos थीटा, और साथ में इस चार्ज की मल्टीप्लाई क्यू नॉट इधर, उसी डायरेक्शन में कौन है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक फोर्स लगा हुआ है इधर E और उस फोर्स की वैल्यू है क्यू नॉट E cos थीटा, इस डायरेक्शन में लगा है फोर्स, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr, तो ये छोटा सा वर्क डन करेगा कितना, dw, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज माय वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये रहा फोर्स, फोर्स कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना, और एक फोर्स लगा हुआ है परपेंडिकुलर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, और फोर्स किधर लगा हुआ इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, इससे जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0, तो ये तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कौन सा वर्क डन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, वर्क डन, किस प्रोसेस में, जब हम Q नोट चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, V1 से V2 पर, कितना डिस्प्लेसमेंट करके, dr, तो उसमें जो वर्क डन होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, उसको याद रखेंगे, दैट विल बी dw Q नोट E cos थीटा, है ना, कितना, Q नोट E cos थीटा, और साथ में कितना, dr, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फ्रॉम डेफिनेशन, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होगी वो क्या बोलती है, अरे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, कहां है, ये रहा क्यू V1 और V2, ये रहा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कहां से कहां तक ले गए हैं, V1 से V2 की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के बता सकते हैं कि V1 ज्यादा होगा किससे, V2 से, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, तो कहां से कहां तक, V1 से V2 तक ले जाने में किसको, क्यू नोट को, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कितना होगा आपका, वो वर्क डन आपका होगा कितना, डेल V, और वो माइनस लिया जाएगा बिकॉज पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट टू सेकंड, और वो वर्क डन होगा dw डिवाइड बाय कितना चार्ज को ले जा रहे हैं, क्यू नोट को, तो यहां से जो dw आएगा आपका वो कितना आएगा, माइनस डेल V चेंज इन पोटेंशियल, और इनटू में क्या, क्यू नोट, इक्वेशन नंबर 2। तो ये वर्क डन डेफिनेशन से है, पोटेंशियल की डेफिनेशन से, और वो वर्क डन किसने किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, तो दोनों ही वर्क डन सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या रखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या रखेंगे आप, यहां से रखेंगे क्यू नोट डेल V माइनस इजिकल टू किसके बराबर, क्यू नोट E cos थीटा इंटू में कितना, dr, क्यू नोट से आपका क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहां से लिखेंगे E cos थीटा इजिकल टू माइनस डेल V डिवाइड बाई कितना, डेल R, dr भी लिख सकते हैं, डेल R भी, अगर हमने डेल V लिया है तो आप लिखेंगे डेल R, और अगर हम लेते dV तो आप लिखते dr, से कोई नहीं है, दैट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, ये क्या है आपका E cos थीटा, एक्चुअल में ये E का कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, R की डायरेक्शन में, इसलिए इसको लिखते हैं ER माइनस dV बाई dr, तो ये एक्सप्रेशन आपको रट लेना है, और क्या, ER साथ में कौन, dr विद माइनस साइन इजिकल टू कितना, dV, दोनों तरफ का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, V इजिकल टू इंटीग्रेशन ER, और साथ में कौन, dr, तो ये भी होता है, इजी है ये याद रखना, इजी नहीं है, इसको याद रखना इतना आसान है नहीं होता, तो आप इसको याद रखें सीधा सीधा, ER इजिकल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोटेंशियल, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल का चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखेंगे इस नाम को, क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। किसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डीवी बाई डी आर, इस टर्म को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। अब हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, दैट इज माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से याद रखते हैं। तो आप इस तरीके से याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आप किस तरीके से याद रखेंगे, ई आर इज इक्वल टू, किस तरीके से याद रखेंगे, ई आर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूलाज के लिए। किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे हम, जैसे सपोज करिए अगर r जो होता वो x एक्सिस के लिए करें हम, है ना, r रिप्लेसेस बाय x एक्सिस, इसलिए ये ex होगा और माइनस dv बाई कितना आएगा, dx, है ना। और y एक्सिस के लिए, फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या रहेगा आपका, ई वाई इज इक्वल टू माइनस कितना, dv बाई dy। उसी तरीके से z एक्सिस के लिए कितना रहेगा, Ez इज इक्वल टू माइनस dv बाई dz। ठीक है, ये आप लिख लेंगे ex ey और ex ey और ez। उस तरीके से आपका जो e नेट आएगा, टोटल e कितना होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो e होता है वेक्टर के अकॉर्डिंग, वो होता है क्या, ex i कैप ey j कैप और प्लस ez k। तो आप यहां जब लिखेंगे e, वो कितना आएगा आपका, माइनस dv बाई dx i कैप प्लस माइनस में dv बाई dy j कैप प्लस माइनस में dv बाई dz और कितना k कैप। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको जिस भी फॉर्म में आपका फॉर्मूला आप याद करेंगे हर फॉर्म के लिए, तो जिस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके का आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर एक ही एक्सिस के लिए पूछा जाए तो ई आर है ही हमारे पास, तीनों एक्सिस के लिए पूछे ई एक्स ई वाई और ई जेड निकाल के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, तो इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल पूछे, है ना, याद रखेंगे क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल पूछे, तो ये रहा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमने जो लिखा हुआ है। पोटेंशियल पूछता है, दे आस्क अबाउट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, तो माइनस सिंपली इंटीग्रेट दैट ई आर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डी आर, दैट विल गिव यू पोटेंशियल और पोटेंशियल, है ना, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा उस रेंज के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज माई, ये देखेंगे हम ना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितने सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। जैसे कैसे, आपको लिखना कैसे है इसमें ना, हमारे पास एक Q1 चार्ज है और हमारे पास एक Q2 चार्ज है और हमारे पास एक Q3 चार्ज है, तीन चार्जेस है हमारे पास। वी हैव दो या तीन के लिए या चार के लिए, पहले हम दो के लिए कर लेते हैं ना, इसमें इनवर्स लगाते हैं, वो इजी पड़ता है हमारा। जैसे सपोज करिए हम क्या करते हैं, जैसे हम n के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट विल बी द जनरल एक्सप्रेशन फॉर n चार्जेस, है नहीं, फिर उस एक्सप्रेशन को वी रिड्यूस फॉर द टू चार्जेस एज वेल एल वी रिड्यूस दैट फॉर थ्री चार्जेस, है ना। सिमिलरली हम यहाँ अपोजिट करते हैं, दो चार्जेस के लिए निकालेंगे, फिर तीन चार्जेस के लिए निकालेंगे और फिर उसको n चार्जेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म आप याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चार्जेस, है ना। अब क्या करेंगे, तो फॉर टू सिस्टम चार्जेस, पहले समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या।
देखिए आपके पास ना, जैसे सपोज करिए दो चार्ज है, तो पहले चार्ज को Q1 चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हो, है ना, फिर Q2 चार्ज को फिर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हो, तो Q1 कहाँ आ गया यहाँ, और Q2 कहाँ आ गया यहाँ। तो ये क्या हुआ, एक सिस्टम, दो चार्जेस का सिस्टम हुआ। तो इनमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ा, मानो सपोज करो जब आप किसको लेके आ रहे थे Q1 चार्ज को, तो आपने कितना वर्क डन करना पड़ा W1। जब आप किसको लेके आ रहे हो Q2 को, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा W2। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ हमारा W1 प्लस W2, दैट इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। U से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। एनर्जी है तो यूनिट कितनी रहेगी, वही जूल्स ही रहेगी। एनर्जी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। दो चार्जेस जब सेपरेटेड होंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो Q1 और Q2 एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हुआ। और कितने चार्ज का, दो चार्जेस का, तो उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल वर्क डन के बराबर होगी हमारी। तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन सीधी लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या रहेगी, है ना, जितने भी चार्जेस है उन सबको इन्फिनिटी से पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जितना टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द टोटल वर्क डन to bring those all charges from infinity to a particular configuration। एक particular configuration में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, तो इसको समझ लेंगे सिंपल ना। फॉर टू, पहले देख लेते हैं, फॉर टू चार्ज सिस्टम या टू चार्जेस सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम के लिए इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं हमारा। तो दो चार्ज सिस्टम होंगे किस तरीके से, पहले ये एक आपका y एक्सिस हुआ और ये हमारा क्या है x एक्सिस। जब मैं Q1 को लाता हूं इन्फिनिटी से, किसको लाता हूं Q1 को, कहां से, इन्फिनिटी से, यहां ले आए, इसको यहां रख दिया, दैट इज माय Q1। और ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है, R1 पे। इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, R1, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना हुआ W1। फिर मैं किसको लेके आऊंगा Q2 को, सिमिलरली इन्फिनिटी से लाऊंगा Q2 को इन्फिनिटी से लाऊंगा, तो कहां लेके आऊंगा, यहां ले आए Q2 को। इसका पोजीशन वेक्टर कहां से, ओरिजिन से कितना है R2, और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है R1 2, है ना। अब हम इसका वर्क डन निकालते हैं, और इस प्रोसेस में जो दूसरा प्रोसेस हुआ, व्हेन वी आर कैरिंग या ब्रिंगिंग दिस Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू at a particular position vector R2 with respect to origin, in that process the work done is W2। तो इन दोनों का जो समीशन होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, W1 और W2 दोनों के समीशन को। तो यहां से निकाल लेते हैं। अब आप लिखेंगे when we are carrying किसको, Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से जब आप Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कितना है W, और वो वर्क डन कितना रहेगा 0। क्यों, इसको समझ लेते हैं हम, किस तरीके से समझेंगे भाई। जब हम Q1 चार्ज को लेके आ रहे थे तो यहां किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो हमें किसी फील्ड के अपोजिट कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, क्योंकि फील्ड होता, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q1, यहां भी कोई फील्ड होता, तो उसके फील्ड में लेके आ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता, उसके ऊपर फोर्स लगा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें बिना एक्सेलरेट कराए यहां तक लेके आना पड़ता, उसके लिए क्या करना पड़ता, वर्क डन करना पड़ता। तो ये पहला वर्क डन क्या है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, तो दैट इन दैट कंडीशन इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा कितना होगा W1, वो 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, व्हेन वी ब्रिंग कितना चार्ज Q2 चार्ज, कितना चार्ज Q2 चार्ज फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी, तो इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा W2, तो वर्क डन की डेफिनेशन से क्या होगा, ध्यान से समझेंगे इसको किस तरीके से लिखा जाता है। हमने ये पहले ही कर रखा है कि वर्क डन क्या होता है जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते हैं, तो जिस पॉइंट पे आप ला रहे हो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एट कौन से वाले पॉइंट पे, R2 पे, जहां हम उसको ला रहे हैं, इनटू किस चार्ज को ला रहे हैं Q2 को। याद रखेंगे जिस चार्ज को लेके आते हैं उसकी मल्टीप्लाई
उस पर्टिकुलर पॉइंट R2 पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, जो W2 है आपका कितना रहेगा, अरे उस R2 पॉइंट पे पोटेंशियल किसका होगा, पहले से ही कौन आ चुका है फ्रेम में, कौन है पहले से ही Q1, तो Q1 की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट R2 पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से है, Q1 की वजह से, उस पोटेंशियल की इस Q2 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो वर्क डन देगी। इसको आप याद कर ले कंसेप्ट को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की किसके साथ, जिस उस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उन दोनों की मल्टीप्लाई आपको क्या देगी, वर्क डन दे देगी। तो क्या होगा, पोटेंशियल एट R2 किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 की वजह से, Q1 की वजह से R2 पे जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं वो तो Q1 है, कितनी डिस्टेंस पे है, R12, R2 नहीं, कभी आप R2 लिख लें, R2 नहीं R12, Q1 से उस पॉइंट की डिस्टेंस, Q1 से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R12, आप R2 ना लिख दे इसमें, कभी आप R2 लिख दे है ना तो गलत हो जाएगा आपका, और इनटू में कौन सा चार्ज, Q2, और यही जो वर्क डन होगा W2 ये क्या रहेगा आपका, सिमिलरली क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले चार्ज Q1 और साथ में चार्ज Q2 और डिवाइड बाय दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये रहा हमारा W2। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी आपकी भाई, अरे क्या रहेगी, अभी अभी सिंपली आपने निकाला हुआ है, क्या रहेगी, U इज इक्वल टू, आपने फाइंड आउट किया है ना अभी अभी, कितना W1 कितना 0, W2 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइड बाय कितना R1 2, तो ये वैल्यूज आपने जो फाइंड आउट की है तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, W1 प्लस W2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 2, यही आप सिंपली लिख लेंगे, जीरो आपका है तो जीरो को हटाइए सीधा सीधा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी, दो चार्ज सिस्टम की जब दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आती है, पॉजिटिव, याद रखेंगे, when both charges are positive electrostatic potential energy will be positive, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव, लेकिन दोनों की अपोजिट साइन है, एक प्लस है और दूसरे वाला कैसा है माइनस, या फिर एक माइनस है और दूसरा कैसा है प्लस, इन दिस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ही है, जब हम पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल में हम साइन इंक्लूड करते हैं, किसका साइन इंक्लूड करते हैं, चार्जेस का, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी साइन को इंक्लूड करेंगे। आप याद रखें जैसे किस तरीके से, इसमें इस तरीके से है, ये -5 माइक्रोकुलाम चार्ज है और ये दोनों 2 मीटर पे रखे हुए, 2 मीटर पे, दूसरे वाला कितना है +10 कुलाम या माइक्रोकुलाम है ना, तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की U इज इक्वल टू कितना, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज -5 और दूसरा चार्ज 10 और डिवाइड में कितना 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, ये तो हमारी बात है कि हम माइक्रो कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से, और डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस 2m। तो ये चार्ज जो मैंने लिखा पहला, ये साइन के साथ लिखा है, देखो 5 को केवल 5 नहीं लिखा, 5 को -5 लिखा है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी इन विच वी विल मेंशन द जो आपका क्या रहेगा, साइन ऑफ द चार्ज हम इसमें मेंशन करके चलेंगे। तो आपको याद रखना है, मैंने यहाँ -5 लिया है और साथ में +10 लिया है, तो आप चार्ज के साइन को जब पोटेंशियल एनर्जी में लिखे तो मेंशन करें, तो आपको बताना पड़ सकता है कि इन विच सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव और इन विच सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो 3 चार्जेस के लिए कैसे करेंगे, 3 चार्जेस के लिए देख लीजिए क्या करना होगा, 3 चार्जेस के लिए अगर आपकी समझ में आ गया ना 2 चार्ज सिस्टम, तो 3 चार्जेस सिस्टम आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से याद रखेंगे, पहले किसको लेके आना है, इन्फिनिटी से किसको लेके आओगे, Q1 को, ये ले आए आप Q1, कितनी है इसकी पोजीशन वेक्टर R1, फिर किसको लेके आओगे Q2 को, ले आइए आप Q2 को ले आए, तो Q2 की पोजीशन वेक्टर कितनी रहेगी R2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R12, सेम प्रोसेस सेम चीज है,
फिर किसको लेके आओगे, Q3 को इन्फिनिटी से ये ले आए, तो यहाँ पे जब लाओगे तो पहले किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे, Q1 और Q2 दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे, इसलिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, R13 और ये R23 है ना। तो ये वर्क डन आपका रहेगा, जो Q3 आएगा आपका Q1 W1 जो आप लिखेंगे ना वर्क डन W1 कितना रहेगा, 0। जब आप W2 लिखेंगे ना वर्क डन कितना रहेगा आपका, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। लेकिन जब आप W3 लिखेंगे, W3 में एक तो किस पॉइंट पे ला रहे हैं आप इसको, इस वाले पॉइंट पे R3 पे, जिसका पोजीशन वेक्टर R3 है। अब आप ध्यान रखें इस पॉइंट पे एक तो Q1 की वजह से पोटेंशियल है और दूसरा किसकी वजह से, Q2 की। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल, और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, Q3 की, क्योंकि Q3 को लेके आ रहे हैं, और फिर Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ, उसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, Q3 में, क्योंकि Q3 को ही लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। तो वर्क डन होगा Q3, जब हम चार्ज Q3 को लेके आते हैं जो, तो उसमें वर्क डन होगा Q3, वो होगा पोटेंशियल किसकी वजह से, Q1 की वजह से, इनटू में कौन, Q3, और पोटेंशियल किसकी वजह से, Q2 की वजह से, और इनटू में कौन, Q3। तो यहां से जो वर्क डन आएगा W3, इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि Q1 की वजह से पोटेंशियल है वो चार्ज, और डिवाइड बाई इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस R13, और ये कितना आएगा Q3 प्लस, साथ में क्या लिखा जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाला चार्ज किसकी वजह से पोटेंशियल है, 2 की, और दूसरा चार्ज कितना है, Q3, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R23। तो ये वर्क डन हुआ। तो दो टर्म तो यहाँ आ गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और एक टर्म किसमें है, W2 में। तो दोनों जब तीनों टर्म को एक साथ लिखेंगे उसी को तो बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर, W1 प्लस में कौन, W2 प्लस में कौन, W3, और W1 तो जीरो रहेगा, ये तो जीरो रहेगा, 2 आपने पहले से निकाला हुआ है और W3 आपने अभी निकाला हुआ है, जिसमें दो टर्म आई है। तो U का जो 3 स्टेट के लिए या 3 चार्जेस सिस्टम के लिए बनेगा, वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 प्लस, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहले दूसरे वाला चार्ज Q3 Q2 फिर Q3 डिवाइड बाई R23, प्लस में फिर से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 Q1 और डिवाइड बाई कितना R13 या R31। तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप पढ़ ले जरूर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 3 के लिए आपका आ सकता है, 2 के लिए आ सकता है, 4 के लिए आ सकता है, ज्यादा चार्जेस के सिस्टम के लिए नहीं देता कि 8-10 चार्जेस के लिए देगा, क्वेश्चन 2 या 3 के लिए ही आपको दिया जाएगा। याद रखें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और Q1 और Q2, Q2 और Q3 और Q3 और Q1 को उनके साइन के साथ लेना है, उनके साइन के साथ लेना है। दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस, या फॉर 3 चार्जेस आपका जो रहेगा। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या रहेगी, जूल ही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके की एनर्जी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज माई, ये है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सिंपली आपको लॉजिक समझ लेना है बस, कि लॉजिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी U जो अभी निकाली ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U क्या रहेगी जब हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। देखिए सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई चार्ज रख दिया Q, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां आपका क्या रहेगा, मान लेते हैं हम कि इसकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर Q का वो कितना है R, मतलब ये जिस पोजीशन पे है Q वो उसकी पोजीशन वेक्टर R है। तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पोटेंशियल क्या रहेगा, VR होगा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या है, रिलेशन है, मतलब एट ए पर्टिकुलर रीजन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स मीन देयर इज आल्सो ए पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो हमारा जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है, VR, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, और उस पे कितना चार्ज रखा हुआ है Q, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी
that will give me what? Potential energy in external electric field. सिंपल है, याद रखेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे वो चार्ज रखा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का प्रोडक्ट किसके साथ, उस पर्टिकुलर चार्ज के साथ हमें क्या देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ध्यान से समझिए, ये वाला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, लॉजिकली पूछा जाता है, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। हमें बोला गया कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज कितना है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R12, है ना, कितनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 आपको दिया हुआ है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 है। तो हमें पूछा गया है, और ये दोनों ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कितना वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो आपका। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है V1, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है V2। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, याद रखेंगे पहले, इस सिस्टम की पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज कितना रखा है Q1। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज है उन दोनों का प्रोडक्ट एक पोटेंशियल एनर्जी देता है, एक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कौन, U1 प्लस दूसरे पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है V2 और इस पॉइंट पे चार्ज कितना रखा है Q2। तो V2 की प्रोडक्ट किसके साथ, Q2 के साथ, दूसरी आपकी क्या दे देगी, टर्म दे देगी, यानी कि U2। तो ये वाली एनर्जी रही आपकी। थर्ड क्या है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो दो चार्जेस एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगी, वो वाली टर्म कैसे लिखी जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाला चार्ज Q1 Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस R12। तो ये टोटल आपकी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, जब दो चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये टर्म है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। और अगर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये टर्म आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेगी। तो आप इसको सिंपली याद कर ले, लॉजिक को याद कर ले। तो जब इसको आप याद कर लेंगे तो उस तरीके से आपको याद रहेगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया था। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, लास्ट टॉपिक हमारा है ये वर्क डन, है ना, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बीच की स्पेसिंग अगर सेम रहे दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करता हूं, एक डाइपोल रख लेते हैं, ये वाली टर्म हमने पहले भी की है, -Q और +Q चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगाएगा, तो वो टॉर्क लगाएगा तो ये घूमने का ट्राई करता है, ये रोटेट होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कहां जाने की कोशिश करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये पहले ही बताया हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हर एक सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, और स्टेबिलिटी मींस कि पोटेंशियल एनर्जी क्या रहे, मिनिमम रहे, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हो, नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो लग रहा है वो क्या रहे, जीरो रहे। पहले ही बताया हुआ है स्टेबिलिटी का पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा तो रोटेट होगा, तो जब रोटेट होगा तो रोटेट होने में जो आपका वर्क डन होगा, रोटेट करेगा, टॉर्क रोटेट करेगा, है ना, किसकी वजह से रोटेट होगा, टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क जब रोटेट करेगा तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा आपका, टॉर्क क्या होता है, दो इक्वल चार्ज, दो इक्वल क्या फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, वो टॉर्क होता है। जो टॉर्क वर्क डन करता है वही इसकी कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो किस तरीके से करेंगे इसको याद रखेंगे, ये मानो सपोज करो ये पहले जिस सिचुएशन में रखा हुआ है ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये रोटेट हो गया कितने एंगल पे, डी थीटा पे, अब ऐसे आ गया यहाँ, ये है ना, ये इस तरीके से आ गया, रोटेट होके ये इधर से इधर और ये इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो एंगल रोटेट हुआ वो कितना है हमारा, डी थीटा। तो वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू कितना वर्क डन होगा, जो वर्क आपका टॉर्क लगा है वो, और उस टॉर्क की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
डी थीटा। ये हमने किया था चैप्टर नंबर 7, है ना। चैप्टर नंबर 7 किसका, 11th का। आपको पता रखा है रोटेटिंग सिस्टम, रोटेशनल सिस्टम, जहां पे आप सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ते हैं, तो जहां रोटेशनल मोशन हम पढ़ते थे वहां ये दिया जाता, जब टॉर्क वर्क डन करता है तो वो वर्क डन होता है तो, और साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो ये क्या आएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो हमें पता है, तो हमारा होता है पीई साइन थीटा। तो यहां से टोटल वर्क डन क्या आएगा, टोटल वर्क डन। अरे टोटल वर्क डन का मतलब क्या है, अभी तो हमने कितना डिस्प्लेस कराया है, केवल छोटा सा एंगल कितना, डी थीटा। तो वो यहाँ है ही हमारा, है ना। पी साइन थीटा टो की जगह लिखा है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसको फाइंड आउट किया था कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहां से आप कर लेंगे टोटल वर्क डन, तो डी थीटा छोटा सा डिस्प्लेस कराने में वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट क्या होगा, पीई साइन थीटा और साथ में क्या, डी थीटा। और ये तो हो जाएगा क्या, टोटल वर्क डन डब्ल्यू, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो P क्या है, P कांस्टेंट है, E भी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में कौन आएगा, साइन थीटा और डी थीटा, कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो आपको याद रखना है, जब हम इस तरीके से करते हैं तो W इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, PE साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में लिखा जाता है माइनस कोस थीटा, याद रखेंगे। साइन थीटा का केवल बिना लिमिट के साइन थीटा डी थीटा, बिना लिमिट के क्या होगा, माइनस कोस थीटा, याद रखेंगे। और इंटीग्रेशन जब किया जाता है किसका, कोस थीटा का, वो क्या आता है आपका, केवल साइन थीटा। तो इन चीजों का याद रखेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमने जब किया इसको, तो ये क्या हुआ, थीटा 1 से थीटा 2, तो क्या एक्सप्रेशन बनता है, माइनस 4 बाहर ले लेंगे साइन, तो माइनस पीई साथ में कौन, कोस थीटा 2, माइनस में कितना, कोस थीटा 1। तो यहां से आपको याद रखना है कि W इज इक्वल टू कितना, माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। सेम टर्म लिख दी हमने, कोई बात नहीं, W को हटा के दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला ये है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोले कि पहले कितने डिग्री पे है, 60 पे, अब कितना रोटेट हो गया, कितना आपने रोटेट करा दिया, 30 डिग्री, बताइए वर्क डन कितना होगा, जबकि डाइपोल मूवमेंट कितना दिया हुआ है, P, और किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, E, उसकी वैल्यू आपको दी जाए। दूसरा फॉर्मूला है U इज इक्वल टू कितना, माइनस पीई। अगर आपका क्या रहे, आपने देखा कि हमने जो इसको रोटेट कराया हुआ है वो कोस थीटा 2 से किस में कराया है, कोस थीटा 1 में कराया हुआ है। तो आप क्या करेंगे इसमें, सिंपली आपका एक टर्म आएगा, जब आप इसको यूनिफॉर्मली लिख देते हैं तो आपका जो U इज इक्वल टू आएगा माइनस पीई, तो कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2, जैसे थीटा 2 को क्या लिख ले, थीटा 1 को लिख लेते हैं, जैसे थीटा 2 को जहां तक भी कराएंगे थीटा तक कराते हैं, कहां से, थीटा 1 से। तो थीटा 1 कितना होगा, 90। मतलब डाइपोल कैसे रखा हुआ था पहले, इस तरीके से रखा हुआ है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो थीटा 1 कितना है, थीटा 1 आपका 90 डिग्री है, मतलब 90 से थीटा 2 तक रोटेट कराते हैं, थीटा 2 मतलब थीटा तक रोटेट कराते हैं, थीटा 1 किससे, 90 से। तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या लिख लेते हैं, U इज इक्वल टू माइनस पीई साथ में कितना, कोस थीटा माइनस कोस 90, थीटा 1 कितना, 90, मतलब हम 90 से कहां तक रोटेट करा रहे हैं, थीटा तक। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आता है U इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस पीई कोस थीटा, और थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल, तो इसलिए U इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, U इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस वेक्टर P और डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर E। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहां तक का जो है हमने कवर कर लिया है, आज जितना हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी हुई P डॉट ई, वेक्टर फॉर्म में होगा तो इसको अप्लाई कर लेंगे, और बाकी ऊपर दिया थीटा 1 से थीटा 2 जाते हैं तो इसको अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, है ना। जो ऊपर एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है थीटा 2 टू थीटा 1 या थीटा 1 से थीटा 2 में। अब इसके बाद हमें क्या है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर बचा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का जो है ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो गया। अब बचा हुआ है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ओवर पार्ट नंबर 6 और 7, है ना।
तो पार्ट नंबर चैप्टर 2 का 6 और 7 जो होगा उसमें हम आपसे मिलेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटेंस और वो, तो इस चैप्टर को हम 1 या 2 लेक्चर्स में एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।